हेलो मधुवर दोनों गुप्ता जी, सभी सम्मानीय बंधुओं, आज बहुत से प्रश्न उठे। यूँ हम सप्ताह के अंतिम स्वर की चेतना में शायद आज का ये कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो उठता गया और हम पंचम तक तो पहुँच ही गए। आज तो दरअसल काफ़ी बातें उठी और चली भी। कुछ के जवाब परस्पर लोगों ने दिए और कुछ के जवाब अनुत्तरित रह गए। हम उन पर विचार करें और प्रेमचंद की तरह से हम यथार्थ पर भी दृष्टि डालें और आदर्श पर भी। परंतु कुछ चीज़ें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। कुछ वाक्य, कुछ शब्द जो हमारी एक तरह से फॉर्मेलिटी बन चुके हैं, आयोजनों में हमें कहना ही पड़ता है और वो हम शायद उनका बिना अर्थ समझे ही कहते हैं। उदाहरण के लिए ये बात नेताओं में बहुत प्रचलित है कि अब उन्हें और विशेष तो कुछ मालूम है नहीं उनके बारे में, जो कार्यक्रम हो रहा है या कुछ भी, तो वो यही कह देते हैं कि हमें अमुक के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमें यही नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा मार्ग बताया था। मार्ग बिल्कुल नहीं पता हमें कि कौन से मार्ग पर चलना है, लेकिन उनके मार्ग पर चलना है हमको। उसी तरह से मुझे रचना और जीवन का संबंध आज समझ में नहीं आता। हमसे कहा जाता है, अभी भी कहा है हम लोगों ने, कि जो हम लिखते हैं वो हमें उस पर आचरण करना चाहिए। ये बहुत पुरानी बातें हैं और अच्छी भी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। इसके बिना हम संसार में कुछ शुभ होता हुआ देख ही नहीं सकते। लेकिन क्या ये संभव है? बहुत सी चीज़ों को मैं जोड़ रहा हूँ, केवल टिप्पणियाँ ही करूँगा आज। वो ऐसा मूड भी नहीं है कंटिन्यूटी का। तो अभी जैसे सोनल एक शब्द उठा करके गए और उसका उत्तर सामने दिया, कुछ तो दिया ही। एक और उन्होंने दिशा पिटासा, वो बैठा नहीं है, चला गया। दिशा पिटासा एक सवाल कर दिया, जो लोग पढ़ने लिखने से और ख़ास तौर से एमए हिंदी से संबंधित हैं, आज की पीढ़ी भी और जिस वक्त मैं पढ़ा रहा था वो पीढ़ी भी, उसके पूछे गए प्रश्नों में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वही प्रश्न पूछा जाता है, कबीर का रहस्यवाद। और कबीर का रहस्यवाद हम आज तक नहीं समझ पाए। तो कबीर का रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद तो रहस्यवाद है जो है दर्शन में, और कबीर ने उस रहस्यवाद को किस तरह से क्या किया। उसी तरह से हम ये भी नहीं समझ पाए कि गोदान में नगर और ग्राम, इन दोनों की जो कथाएं चलती हैं उनमें कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। यही प्रश्न उठाया था सोनल ने, कि दोनों अलग अलग धाराएं जैसी चलती हुई मालूम पड़ती हैं। नगर में नगर के पात्र अलग हैं और गांव के पात्र अलग हैं। गांव का किस्सा अलग है, नगर का किस्सा अलग है, और ये दोनों मिलते हुए नहीं दिखाई देते। ये प्रेमचंद का फेलियर नहीं है, ये उनकी असफलता नहीं है। जिस समय मैं पढ़ा रहा था तब भी यही बात कहता था कि आप शिल्प की दृष्टि से और एकेडमिक दृष्टि से देखते हैं, अकादमिक दृष्टि से देखते हैं, और ये कह देते हैं कि दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है। क्या समाज में उस वक़्त दोनों में कनेक्टिविटी थी? क्या दोनों जुड़े हुए थे? एक वर्ग सामंतवादी वर्ग था, पूंजीवादी वर्ग था, बौद्धिक वर्ग था जो विदेशी सभ्यता से प्रभावित हो रहा था, और इनके नाम हुआ करते थे। एक का नाम था जमींदार साहब, जो सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरे वर्ग का नाम था खन्ना साहब, जो मिल मालिक थे, यानी पूंजीवाद उग रहा था।
और तीसरे वर्ग के मालिक थे प्रोफेसर मेहता और माल्टी। ये दोनों जो वेस्टर्न कल्चर से या सिविलाइजेशन से प्रभावित हो रहे थे, ये वर्ग किस तरह से होरी से सामंजस्य करेगा, ये दोनों धाराएं के अलग अलग नहीं चलती हुई दिखाई देंगी, और दो चीज़ों को एक साथ घटित होता हुआ जो परस्पर विरोधी है, जीवन में परस्पर विरोधी है, घटना में नहीं, परस्पर जीवन में जो विरोधी है, एक शोषक है, दूसरा शोषित है, एक सामंती है जो अपने यहाँ दास की तरह से, ये तो हिम्मत होरी की है कि वो स्वांग के मार्फत जमींदार साहब के सारी कमियां दिखा रहा है और उन्हें केवल हंसने पे बात, क्योंकि स्वांग में जैसे दूत अवैध होता है, उसी तरह से स्वांग में भी किसी को मारा नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी कमी हमारी दिखाते रहे, हंसा ही जा सकता है, हंसने पे मजबूर हुआ जा सकता है। जैसे वो कौन सी फिल्म है, 3 इडियट्स में, उन दोनों को जिनको टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कम वक्तों को केवल हंसना ही पड़ता है, नाराज होते हुए भी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते उस वक्त तक, क्योंकि वह एक दृश्य चल रहा है। तो ये तो एक सवाल था, अलग था। पूंजीवाद का एक दूसरा सवाल उठाया था सोनल ने भी, और ये उसको जोड़ा था, ये भी बहुत घिसी पिटी सी बात है कि प्रकृति ने हमको असमान बनाया है, ठीक है, असमान बनाया है, लेकिन वो असमानता जो प्राकृतिक असमानता है, उस असमानता की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम उस असमानता की बात कर रहे हैं जो हमने बनाई है, और जो असमानता हमने बनाई है हम उसे मिटाना चाहते हैं। जातियां प्रकृति ने बनाई, शोषण, ये वित्त का शोषण, ये मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये जो अरब और खरबपति हैं और जिनके वैभव को सुन करके कोड़े के चारों तरफ, अलाव के चारों तरफ बैठे हुए लोग तो उत्तेजित होते हैं और उनको केवल एक खुद में न हो पाने के अभाव की पूर्ति दिखाई देती। जैसे जब हम शादियों में, मेरे आज के वक्तव्य का शीर्षक है प्रेमचंद के बहाने, इसलिए आप प्रेमचंद के बहाने ही सुनेंगे ये जो कुछ भी होगा। तो जब हम शादियों में सुनते हैं तो राम और सीता ही वहाँ पर वर और वधू होते हैं, और वे होते किनके गाने में है, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, जिनके पास अच्छे दहेज देने के लिए कपड़े नहीं हैं, पैसा नहीं है, उनकी गाड़ियों में भी राम और सीता ही वर वधू होते हैं। और फिर वो पहनते क्या है, वही जो रामचंद्र जी ने पहना हो, खाते क्या है, वही पंगत जिसमें एक से एक आलीशान व्यंजन जो ओबेरॉय में भी ना मिले, ऐसे व्यंजन परोसे जाते हैं। ये सारा सब कुछ जो है वो रामचंद्र जी ने नहीं कहा था कि ये गाना, ये हम किसी तरह से अपने अभाव की पूर्ति करते हैं। और ये कौन करता है, ये वो वर्ग अपने अभाव की पूर्ति करता है जो विरोध करके प्राप्त नहीं कर सकता, जिसको इतना दबा दिया गया है, इतना कुचल दिया गया है दो तरह से, एक शक्ति से, दूसरे कंडीशनिंग से। ये जो लगा है सामने, इस कंडीशनिंग से हमारे समाज को इतना बाध्य कर दिया गया है, इतना बाध्य कर दिया गया है कि एक भी पर्व पत्नी की खुशहाली के लिए नहीं है हमारे समाज में। और बर महोदय तो रोजे पूजे जा रहे, बरिया में जाके पूजे जा रहे, कहीं पूजे जा रहे, क्योंकि वे कमाते हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व है, क्योंकि उनके पास ताकत है, क्योंकि उनके पास शक्ति है। वो युग बीत गया जब आदमी बैठ के खा रहा था और औरत शिकार करके लाती थी और सारा घर खाता था। तो ये जो प्राकृतिक असमानता है, उस हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जितना उत्तर का कद है उतना ही कद आपका भी हो जाए, इसका भी हो जाए, उनका भी हो जाए ना। ये प्राकृतिक असमानताएं हम जानते हैं, लेकिन ये असमानता किसने बनाई है कि आज भी कहीं 2 करोड़ शायद हमने सुना था, या क्या इतने सुना था
कि आजकल 2 करोड़ बच्चे भी सड़क पर रहते हैं। 2 करोड़ नहीं होंगे, हमें लगता 20 करोड़ होंगे। 20 करोड़ बच्चे सड़क पर रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है। बहुत से लोगों के फुटपाथ पर ही घर हैं, कहीं नहीं है इधर उधर, नहीं तो कुचले क्यों जाते हुए, फुटपाथ पर ही पड़े हुए हैं तो कुचले जा रहे हैं। तो ये जो असमानताएं हमने बनाई हैं, हम उन्हें मिटाना चाहते हैं। यही इस कंसेप्ट को डेवलप जो किया है वो प्रकृति से लेकर के किया गया है, ये हम भूल जाते हैं। जिस थ्योरी के अंतर्गत ये सारी बातें की जाती हैं उसमें हम प्रकृति को ही और फिजिक्स को यानी विज्ञान को ही लेकर के आगे चलते हैं और उसी से उदाहरण लेकर के ये हम आगे की सामाजिक विज्ञान एक डेवलप करते हैं जिसको हमने ऐतिहासिक समाजवाद नाम दिया है। बहुत अच्छी बात कही थी गुप्ता जी ने कि एक हम चलते हुए संवाद ही तो कहानी है दरअसल, और संवाद जो हम करते हैं उसमें तो कम से कम 2 काल तो जरूर होते हैं, भविष्य हो ना हो, लेकिन कहाँ जा रहे में कंटिन्यूटी है जाने की, लेकिन कहाँ से आए ये पूछने में पास्ट है। इसलिए हमारे पास कहानी में काल होते ही हैं, और काल इसलिए होते हैं कि कहानी अकेले में काल क्या, हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण काल ही तो है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैंने एक 8-10 पेज का लेख लिखा है इस बारे में, विद्वानों से सलाह नहीं ले पाए अभी। ये जो हमेशा कहा जाता है काल को हमने दार्शनिक अर्थ में ले लिया है, और काल अब भौतिक शास्त्र का काल नहीं रह गया। अब काल हमने दर्शन में इसलिए लिया है कि काल भैरव हो गए, काल मारता है, काल ही सब कुछ करता है। आजकल ऐसा काल पड़ा है, इस तरह का है। मुझे लगता है कि काल तो कारक है ही नहीं किसी चीज का, काल तो केवल एक अवधि है जिसको हमने खंडों में बांटकर अपने होने के, अपने अस्तित्व के बोध को समयगत पहचान देने का एक उपकरण ढूंढ लिया है। काल कैसे मारेगा, समय कैसे मारेगा, समय मैं काल की जगह पर परिस्थिति रखना चाहता हूँ। समय नहीं, परिस्थितियां मारती हैं। परिस्थितियां बनती कैसे हैं? प्रकृति से ही अकेले नहीं, परिस्थितियां मानव कृत बनती हैं। जब सड़कों पर इतने वाहन नहीं चलते थे तब एक्सीडेंट कम होते थे, आज सड़कों पर इतने वाहन चल रहे हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं ये हैं कारक घटनाओं के। समय जो अपने आप में अमूर्त है, समय जो अपने आप में कुछ नहीं, हमारा एक अवधारणा है, वो उसको हमने दार्शनिक रूप जो दिया है वो किस अर्थ में दिया है ये जानने की लगभग कोशिश है। बाकी हमारा समय, कल का समय, समकालीनता, ये सारी चीज़ें जो खंडित, जो दिन, घंटे, क्षण, मिनट, ये सब क्या है? ये उसके बोध हैं। काल हमारा बोध है एक अपने होने का। ये बात एक अलग से होगी। मैं वो सन 31 में छपी है वो कहानी शैलेंद्र, वो 1931 में छपी हुई कहानी है फूस की रात, और जब छपी है तो 1-2 साल पहले तो लिखी ही गई होगी, लेकिन 10 साल पहले नहीं लिखी गई होगी, क्योंकि 10 साल तक प्रेमचंद की कोई रचना पढ़ी नहीं गई। सोज़ेबतन की चर्चा की गई। ये शायद आप लोगों को मालूम हो कि सोज़ेबतन के लिए कलेक्टर ने बुलाया था प्रेमचंद को और कहा था कि ये तुमने लिखा है? तो उन्होंने कहा कहाँ तक बदल? हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जब्त की जाती है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये लिख करके दीजिए कि बिना हमारी अनुमति के इस तरह की कोई किताब नहीं लिखी। और प्रेमचंद ने लिख के दिए, और प्रेमचंद ने लिख के दिए जिसका उन्हें बना मलाल रहा बहुत ज़्यादा। तो मलाल रहा तो ज़्यादा वक्त तक नहीं रखना पड़ा। सन 20 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1880 में पैदा हुए, 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी। तो अब दबाओ, तुम कैसे दबाते हो?
उनका सबसे बड़ा स्वप्न था भारत की आज़ादी। इसके बाद में जो 36 का भाषण था वो उनका सबसे बड़ा स्वप्न था, जिसकी झलक उन्हें दिखाई देने लगी थी। इसी धरती पर एक देश ऐसा, एक समाज ऐसा है, ये शब्द थे उन्हीं के शब्द हैं। इसी धरती पर एक समाज, यहाँ एक ऐसा समाज है जहाँ से सूरज, नए सूरज की लालिमा दिखाई दे रही है। ये आज़ादी उस वक्त का एक ऐसा माध्यम था, यानी आंदोलन, जो इकहरा नहीं था। अन्य देशों की आज़ादी में एक सूत्रीय कार्यक्रम भी रहे हैं, कभी कभी राजनीतिक आज़ादी, यूरोपीय देशों में खास तौर से रहे। ये वर्ल्ड वार जो हुई है, ये किसी सामाजिक समता के लिए नहीं हुई दो, ये केवल सीमाओं को हड़पने के लिए हुई। ये राजनीतिक युद्ध ही हुए हैं। तो राजनीतिक आज़ादी के आंदोलन भी ज़्यादातर होते रहे हैं। ये भारत में ही शायद पहली बार हुआ कि हमने केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं रखी अपने आज़ादी की, बल्कि अपने आज़ादी के लिए हमने साथ में समाज को भी जोड़ दिया, और वो हमने जोड़ कर के जो भी कमियां समाज में हो सकती थी उनके विरुद्ध भी हमने अपने यहाँ के गुलामी के खिलाफ आंदोलन छेड़े। कुछ आर्थिक समस्याएं थी जो विदेश से जुड़ी हुई थी, वे हमारी राजनीतिक आज़ादी की थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब तक हम अपने खुद के कर्ता धर्ता नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपनी किसी भी कमी को सुधार नहीं सकते। इसलिए राजनीतिक आज़ादी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय अन्ना हज़ारे लोकपाल बिल के लिए बैठे हुए वहाँ पर आंदोलन करते थे, और उसमें 5-6 आदमी जुड़े हुए थे खास तौर से, जिनके सब जुलूस में शामिल, लेकिन सबके अलग अलग हित हैं। ये जो 5-6 आदमी बैठते थे वहाँ, उनके सबके अलग अलग हित थे, किसी का भी सामूहिक हित नहीं था। बाद में ही केजरीवाल ने कहा था कि लोकपाल के आंदोलन से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, और इसलिए उसने पॉलिटिक्स में आ गए। बाकी लोग विरोधी थे, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमारा आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन उन्होंने नफ्स पहचानी कि आज की स्थिति में बिना पॉलिटिक्स के पावर के अपने हाथ में हम कर का पाएंगे। तो वैसे अन्ना हज़ारे की तरह से अपने गाँव वापस लौट जाना पड़ेगा, और क्या होगा। ये स्थितियाँ जो बनती हैं उनके चारों तरफ से प्रभावित होता है एक लेखक या कोई भी आदमी जो सोचता है। तो जो आज हम अकेले सोचने से ही महरूम नहीं हैं, हमारे सामने जो स्थितियां हैं इससे ज़्यादा भयंकर स्थितियां और कौन हो सकती हैं। लेकिन हर चीज़ को या तो हम आपस में बात करके ख़त्म कर देते हैं, या अखबार में छपने के जो कि गलत छपता है, इसलिए उस पर बात करके और रह जाते हैं। ये रह जाना और विरोध को केवल दबे हुए वाचिक स्वर में कह लेना, ये हमारे गुलामी के चलते रहने की गारंटी है। और ये स्थिति कब तक है? कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए हैं। हमने अभी 3-4 दिन पहले वकील साहब मठा दे गए थे हमारे घर, अब इनका GST लगेगा, इनके दही पे GST लगेगा। आटा 48 रुपया किलो। अभी आज एक और घोषणा कोई और हुई है, बहुत बड़ी शुभ घोषणा है। इन शुभ घोषणाओं के हम टारगेट होते हुए भी चुप है। तो बात समय और प्रेमचंद के समय को हम आज से जोड़ें, एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमको दरअसल ये देखना चाहिए कि हम उसमें से
वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम आज के समय में परवर्ट करके अनुदित करके या बदल करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हम नहीं लिखेंगे कि वही केवलारी गांव है, कौन सा गांव है प्रेमचंद के का जो गोदान का है, वो तो लम्ही है नहीं, कोयलारी केवला ऐसा कोई गांव है वो जहाँ का ये किस्सा है। अब देखिएगा कि नगर और शहर को, नगर और गांव को प्रेमचंद ने जोड़ की स्थितियां दिखाई हैं। जाने कौन कौन से परिवर्तन देखे गए। एक और बात मैं इसी बीच में कह लूँ इसके बाद, इस सेंटेंस के बाद, कौन कौन सी स्थितियां प्रेमचंद ने दिखाई हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आती, वो हमारी नज़र में नहीं आती। क्यों हमारी नज़र से गायब हो रही हैं? हमको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि एक किसान जो अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा चाहता है और मजबूर भी है, अगर वो मजबूर नहीं होता गोदान का हीरो, तो वो छोड़ देता किसानी। लेकिन उसके साथ अपने ज़मीन और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, गाय उन्हीं में से एक है, जिनके साथ हमारा ममत्व मिलेनियम से जुड़ा हुआ है, जोड़ा गया है या जुड़ा हुआ है, उपयोगिता के कारण जुड़ा हुआ है। हम आज भी कहते हैं कि बदले हुए रूप में किसान है और ये है और वो है, ठीक भी है। सवाल समय के यही परिवर्तन का है, इसी परिवर्तन का है कि जो हम होरी के लड़के को अपने बाप के विचार से सहमत न होकर गांव छोड़ देता है और गट्टी पीटने या काम करने के, मजदूरी का काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए वो शहर चला जाता है। आज भी जा रहे हैं, तब भी जा रहे थे। ये एक परिवर्तन हुआ ना। आज भी हमारे आसपास के गांव के संपन्न किसान शहर में आ जाते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, और उन सब कमियों को पूरा करने के लिए निकटवर्ती नगरों में आ जाते हैं। ये बदली हुई स्थिति आर्थिकता से ही जुड़ी हुई है, इसलिए नहीं कि उन्हें यहाँ पर कलेक्टर से रोज मिलना होता है इसलिए शहर आ गए। ये बदली हुई जो स्थितियाँ हैं हमारे जीवन की, वे हमको गांव, शहर और इन सब से परिभाषित करते रहते हैं। वो चला जाता है वहाँ, बेवकूफ़ बना समझता है अपने पिता को, और यही बात खत्म नहीं होती। जो बेटिया ने किया है वो बाप को भी करना पड़ता है। और राजेंद्र यादव ने इस कफन कहानी के बारे में एक टिप्पणी लिखते हुए कहा है कि जब किसान के पास ज़मीन नहीं रह जाती तो वो खेतीहर मजदूर हो जाता है, और जब उसके पास मजदूरी भी नहीं रह जाती, गांव में मजदूरी ज़्यादा नहीं मिलती तो वो शहर चले आते हैं। तो जब मजदूरी भी नहीं रह जाती तो फिर वो ये शहर का मजदूर हो जाता है। ये एक निष्कर्ष सा निकलता है हमारे गांव के इकोनॉमी का। बिल्कुल अलग इकोनॉमी है। हम गांधी जी से वहाँ तक सहमत तो हो सकते हैं जहाँ तक वो सिद्धांत में हो कि हमें स्वावलंबन और गांव में अपना वो सब करना चाहिए, लेकिन बात की संपन्नता नेहरू ने समझी थी, और इसलिए ये सारी चीज़ें जो विकास की होती हैं उसकी शिलान्यास तब होने लगे थे। मित्रों, इन दो कहानियों को हम एक ही नज़र से अगर देखें और उनके भीतर का निष्कर्ष निकालें तो हमें बहुत सारे पाठ आते हैं। एक तो हम प्रेमचंद का ही पाठ पहले देख लें कि आज प्रेमचंद 4 तरह से पढ़े जा रहे हैं, 3-4 तरह से पढ़े जा रहे हैं। हमें जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उनके लिए तो चाहे एक तरह से हो चाहे 4 तरह, लेकिन ज़रा सा भी अगर हमें ये संवेदना मिलती है कि उन्होंने कैसा बढ़िया लिखा है, और केवल वे रेल यात्रा के वे लेखक नहीं हैं जिनको यात्रा में पढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं पर उनसे द्रवित होते हैं।
एक पाठ उनका ये होने लगा है कि प्रेमचंद भारतीय संस्कृति के प्रमुख वाचक हैं। और वो कौन सी भारतीय संस्कृति का वाचन कर रहे हैं, ये अभी समझने और जानने की बात है। एकदम से नहीं समझ में आता, केवल उनकी समझ में आता है जो महान लेखक ने उनको इतनी मोटी मोटी किताबों में सिद्ध कर दिया है। प्रेमचंद एक दूसरी तरह से पढ़े जाते हैं, जिसमें एक और बड़े लेखक ने उनको उनके घीसू और माधव को मस्ती करते हुए दो पियक्कड़ों की कहानी कहा है। घीसू और माधव जो कुल्लड़ बीते हैं, वो उन्हें मस्ती करते हुए दो पियक्कड़ों की कहानी मालूम पड़ी है। प्रेमचंद जितना भीतर कफन और पूस की रात में घुसे हैं, उतना वो अपनी और किसी रिश्ता में शायद नहीं घुसे होंगे। हालांकि उन्हें तो, अब थोड़ा सा दूसरी भाषा में बात कर लें तो उन्हें तो कहानी सिद्ध थी। और ये भी सिद्ध है कि प्रेमचंद के उपन्यासों से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ हैं। वे कहानी लेखन में ज़्यादा सिद्ध हैं, उपन्यासों में उतने नहीं। हालांकि उनके लेखन को विभाजित करते हुए, अभी गौरे जी से बात 2-4 दिन पहले हो रही थी, तो उनके लेखन को विभाजित करते हुए हम 2 स्टेप्स पर जाते हैं। एक शुरुआती प्रेमचंद है जो कस्बे के मध्यम वर्ग तक की कहानियाँ लिख रहे हैं या उपन्यास लिख रहे हैं। गबन, निर्मला, कर्मभूमि और वो कौन कौन से वो आश्रम, प्रेमाश्रम और ये सब जहाँ तक वो लिख रहे हैं तब तक, या बड़े घर की बेटी या और दूसरी कहानियाँ जब प्रेमचंद लिख रहे हैं, तब तक प्रेमचंद के ऊपर उस रेनेसां यानी पुनर्जागरण जिसको हम कहते हैं, नवजागरण का प्रभाव है और बेहद प्रभाव है। गांधी के साथ साथ वो बेहद प्रभाव है जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, जो दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, जो अरविंद घोष ने शुरू किया था और बाद में वो दूसरी तरफ चले गए। और दूसरे लोगों ने जो चाहा था, माइकल मधुसूदन दत्त और ये सब ने शुरू जो किया था, उस नव जागरण की चेतना से प्रभावित थे। इसलिए सुधारवादी चेतना उनके दिमाग में थी। ये सब सुधार ही तो हुए थे पुनर्जागरण में, चाहे वो सती प्रथा का हो, चाहे वो विधवा, बाल विधवा का विवाह हुआ। प्रेमचंद ने विधवा से विवाह किया था। दूसरा, ये जो शिवरानी देवी हैं वो विधवा थी, तो जानबूझकर विधवा से विवाह किया था उन्होंने। पहले से तो नहीं पटी थी, बहुत छोटी अवस्था में शादी हो गई थी, नहीं पटी, या नहीं पड़ता है कभी कभी बौद्धिक स्तर पर, इस पर तो वो अलग हो गई, तो आई ही नहीं थी। पहली बार जाने के बाद में फिर वो आई ही नहीं थी और इसलिए उनके संबंध खत्म हो गए। फिर उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया था और बहुत अच्छी तरह से वो चलता गया। तो वो जो नवजागरणवादी चेतना प्रेमचंद के ऊपर थी, उसका फलित उनके उपन्यासों में हुआ है, कुछ कहानियों में हुआ है। और इसके बाद का जो फेज है प्रेमचंद का, वो फेज गांधी के और ज़्यादा प्रभाव से आता है। और फिर वो जो प्रभाव गांधी का आता है वो गांव की तरफ छिप जाता है। और इसी वक्त बड़े बड़े परिवर्तन, जिसकी चर्चा पिछले उस समय में हमने की थी, कि इसी वक्त एक वैचारिकता में वैश्विक क्रांति होने लगी थी। और वो वैश्विक क्रांति, विचार की क्रांति अपने यहाँ भी आने लगी थी। और हम स्पष्ट रूप से कभी कभी चीज़ों को नहीं पहचान पाते, लेकिन वो घटित होती रहती हैं। एक रामू था ना, कोई बच्चा, वो भेड़िया के पास में रहने लगा था, वहीं पला बड़ा था, उसी तरह से बोलता था वो, मोगली नहीं, एक और था, वो ये भेड़िया का लड़का था या कौन, तो वो अपनी प्रजाति से भिन्न
आचरण करने लगा था और उन्हीं के साथ में रहने के बाद पैसा हुआ। तो नहीं जानते हम कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव पड़ते रहते हैं। क्लाइमेटिक असर की तरह से हमारे ऊपर संस्कारों के भी प्रभाव पड़ते रहते हैं। हम जिन संस्कारों में रहते हैं उनके प्रभाव रोकने पर भी कहीं ना कहीं प्रविष्ट होते रहते हैं। ये एक हमारी बायोलॉजिकल मनोविज्ञान जिसको हमें कहना चाहिए, एक नया शब्द, वो दरअसल है। तो हम देख रहे थे कि हम जिस वातावरण में उस समय रह रहे हैं वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं और किस तरह से पड़ रहे हैं, ये तलाशने के लिए हमें न फ्राइड को पढ़ना पड़ेगा, न मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, न हमें किसी और दूसरे डार्विन वगैरह को पढ़ना पड़ेगा, न हमें कीरकेगार्ड को और कामू को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चेतना कहीं ना कहीं हमारे भीतर आएगी। और जिन्होंने पढ़कर के समझा है, आप बताइए, ये हम महसूस करते हैं कि नहीं कि भैया जो चाहे, वैसे तो आदमी को ये शक्ति मिली है, ये पुरुषार्थ मिला है कि वो जो चाहे वो बन सकता है। जो चाहे का मतलब है ये नहीं है कि चमत्कार से वो रीछ बन जाएगा, फिर भालू बन जाएगा, लेकिन हम अपने करियर में जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, कोशिश करते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम बन नहीं पाते। अब ये धारणा हमारे दिमाग में है कि नहीं है? बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो हमें रोकती हैं, नहीं हो पाते। हमने ये चाहा, ये नहीं हो पाता। ये किसकी धारणा है? ये अस्तित्ववाद का प्रमेय है। ये अस्तित्ववाद की धारणा है जो धीरे धीरे हम तक चली आई है और हमारी एक प्रवृत्ति के तौर पर पहचाने जाने लगी। हमें शंकाएं होने लगी हैं, संदेह होने लगे हैं। ये संदेह कहाँ से आए? जब सोक्रेटिस कहता है कि किसी की बात सुनी सुनाई मत मानना, चाहे कितना बड़ा आदमी कह रहा हो, किसी की सुनी सुनाई बात कभी मानना। उससे बड़ा विद्वान हो, अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था सोक्रेटिस। हम अपने भारतीय उससे तुलना नहीं कर रहे, हमारे यहाँ तो उनसे भी बड़े विद्वान हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अपने समय में सबसे बड़ा विद्वान था सोक्रेटिस। और वो कहता था कि किसी की सुनी हुई बात मत मानना, हमेशा संदेह करो, हमेशा प्रश्न करो, ज्ञान का आदर करो, ज्ञान का आदर करो। और ज्ञान का आदर करने से केवल हम एक शब्द तक नहीं पहुंचते हैं कि ज्ञान, ना, ज्ञान से जाने कितनी चीजें हमारे सामने विजुअल होने लगती हैं। केवल ऑडियो नहीं रह जाती, बल्कि विजुअल होने लगती हैं। और इसलिए हम जो भी देखते हैं बाहर, विश्व की सभ्यता, ये विश्व की वस्तुगत सभ्यता नहीं है जो हमें लगती है, बल्कि हमारी इसके साथ ज्ञान से जुड़ी हुई सभ्यता है। ये ज्ञान के माध्यम से जो भी किया गया है वो हमने किया तो ठीक ठाक, लेकिन हम शैतानों के भी शैतान हैं। आदमी से अलग नहीं है शैतान, शैतानों के भी शैतान हैं हम। और अच्छा भला तुम कुछ भी दे दो हमको, हम उसको नष्ट करके रख देंगे। काहे के लिए रख देंगे? केवल व्यक्तिगत या अपने समूह के अस्तित्व के लिए, लाभ के लिए, हित के लिए, सत्ता के लिए। जिस सत्ता को पहले हम ईश्वर से जोड़ते थे, ईश्वरीय सत्ता कहते थे, जिसको अब हम पार्थिव सत्ता कहने लगे हैं, उस सत्ता के लिए, ये केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, सरकारी सत्ता नहीं, सत्ता नहीं कह रहे, बल्कि हमें अपना पावर चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, अपने मोहल्ले में चाहिए, अपने घर में चाहिए, कहीं तो कुछ तो चाहिए। ये सत्ता के लिए जो भी होने लगा है, ये हमें अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ने की शक्तियाँ देने लगा है। और इसलिए हमने विज्ञान के शुभ संकल्पों को भी खराब कर दिया। हमने चले आते हुए संस्कारों में भी दरारें डाल दी। हमने उन सारी रूढ़ियों और परंपराओं को सिर झुकाना बंद नहीं किया जिनके सामने हमको आंखें लाल करके खड़े हो जाना था और जिनको खारिज कर दिया जाना था।
जाने कितनी परंपराएं ऐसी हैं जिनके अनुगमन बढ़ते चले जा रहे हैं, पुनर्जीवित हो उठे। ये सब कुछ आज जो हम अपने सामने देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और जो हमारा चाहा हुआ या हमारा अच्छा है, वो हमारे एक भी चीज़ पूरी नहीं होती। एक गाय का दान करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और वो नहीं हो पाता। तब जब मरता है होरी, और जब होरी मरता है तो अभी एक और सत्ता बाकी है। अभी सामंत अकेला नहीं, सामंत से आ गए मरमरू के जैसे भी है, शोषण से तो निकल के आ गए मरमरू के लिए, लेकिन अभी एक सत्ता और बाकी है। और उस पारंपरिक सत्ता के बिना ये लोग तो हमारा सामंत ने छुड़ा लिया, वो लोग भी छूट जाएगा अगर हमने वो परंपरा का पालन नहीं किया। तो आता है कि गोदान करो पंडित, ये पंडित एक अलग सत्ता है, अब नहीं है लेकिन पहले थी। तो गोदान करो, तब हो वो धनिया फटी हुई धोती पहने, छेदों वाली धोती पहने, पंडित के सामने हथेली पर पैसे रख, ये जो रेजगारी है ये रख देती है और कहती है कि पंडित जी हमारे पास तो जीवन भर की कमाई केवल इतना है। और ये कितना था? 20 आने, आज की भाषा में 1 रुपये 4 आने, केवल जीवन भर। गाय तो दरवाजे पे बनी ही नहीं रह पाई, गाय दान नहीं कर पाया, खेत खत्म हो गए, साहूकार चले गए। हालांकि इन सब त्रासदियों के बीच में प्रेमचंद का विद्रोही स्वर, यानी जो विद्रोह का मतलब हुआ परिवर्तनकामी स्वर, बंद नहीं होता। इसलिए वे माता देन और दाता देन, ये दो पिता पुत्र हैं। सो माता देन की या दाता देन, लड़का कौन है? माता देन है या दाता देन? उसकी शादी सिलिया चमारन से करवाते हैं। सिलिया है, सिलिया से उनके संबंध है। अब वे संबंध इनकार कर रहे पंडित जी, तब फिर उनकी शादी सिलिया से जबरदस्ती करवाते हैं और वही जो संस्कार होता है जाति बदलने का, वो भी करवाते हैं। उधर झुंबो धनिया अपने बेटे की, जिससे मिलना जुलना है उसका, झुनिया नाम है उसका, नाम ही विचित्र रखे हैं। सारे मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं और सारी चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, तो गोबर वोबर कौन रखता है? लड़के का नाम, उन्होंने गोबर नाम है। तो वो धनिया अपने लड़के गोबर की शादी, नहीं मैं करवाऊंगी, चलो मेरे घर चलो। ये लोग रखना नहीं चाहते, ना गोबर ना गोबर के बाप। जो धनिया कहते, ये एक स्त्री विमर्श का शुरुआती दौर है। एक स्त्री की पीड़ा को समझने का जज्बा किसमें होगा? उस समय के पुरुष सत्ताक समाज में होगा कि आज विद्रोह के ऊपर उतारू स्त्री पर होगा। और इसलिए वो समझती है उस संवेदना को, झुनिया धनिया, और वो झुनिया को अपने घर ले आते, गोबर की शादी करवा देते, फिर बाद में भी उनको लेके चले जाते हैं। ये बीच बीच के जो परिवर्तन हैं, जो उस समय की समस्याएं हैं, वो उठाते रहते हैं। ये तो गोदान की समस्याएं हैं। मैं दो चार मिनट में बस हल्कू के बारे में और कह लूँ। जो भी उसके निष्कर्ष हैं उस पर हंसी आती होगी हमको, खासतौर से उसके आखिरी वाक्य, खासतौर से घीसू और माधव के आखिरी वाक्य। हालांकि बीच बीच में वो ये मोटे आदमी थोड़े से दुबले हो जाएं, ये कफन का वाक्य है। ये मोटे आदमी थोड़े से दुबले हो जाएं तो जाने कितने लोगों पे मांस चढ़ जाएगा। ये चेतना घीसू और माधव में बनी हुई है, तब फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो पियक्कड़ हैं? तब क्या वो वास्तव में पियक्कड़ हैं या उनकी ये चेतना बनी हुई है कि ये मोटे आदमी जिनका इतना सेंस है कि हमारा शोषण हो रहा है, वो जानता है कि हम चाहे जितनी मेहनत करें तो होना का है उससे। जो मेहनत कर रहे हैं बेका बहुत संपन्न हो गए, वो भी ऐसे ही हालत जी में जी रहे हैं, इसलिए हम क्यों करें?
इसलिए हम आराम करें, क्यों नहीं करें, विश्राम क्यों नहीं करें, जब हमें मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिल रहा है इस सोशल समाज में, तो हम काहे को कुछ करें, तो अपने आप बैठे रहो। ये इस तरह की अवधारणाएं हैं जो बीच बीच में डालते रहते हैं। ये सोचना ख़त्म नहीं हुआ, उपज कहानी तक चला आया है कि हम होते तो इतना खाते। अगर हम हो, लड़का कहता है तुमने कितनी खाई, बोले कि हमने 20 खाई, बोले हम होते तो 25 खाते। ये खाते का कौन सा टेंस क्रिया का इसमें हम डालें, वुड हैव तो अंग्रेजी में समझ में आता है। खाते हमारे कितने बड़े अभाव का सूचक है जिससे हम वंचित हुए हैं, और जिससे हम वंचित हुए हैं वो हमारे केवल ख्यालों में ही तो बना हुआ। इसलिए वो कहता है कि अगर मौका मिल जाए तो हम अभी इतना खा लें या उस समय इतना खाते हैं। ये पीड़ाएं, ये वर्गीय विश्लेषण जो प्रेमचंद बीच बीच में करते चले जाते हैं, वही धुन हमें हल्कू के उर्स की रात में भी सुनाई देती है। एक स्थिति तक तो हम सामना करते हैं चीज़ों का, और एक स्थिति के बाद जब हम सामना करने से निरस्त्र हो जाते हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं बचता है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, हमारे पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं है, तो भाड़ में जाए अस्तित्व और जीवन, जीवित रहना, प्राण, ये पहली बात है। ना खेत से हमारी ज़िंदगी कटना, ना हमें कुछ करना, हम पहले जिंदा तो रहें, अब ही मर जाएंगे तो कौन तो खेत करेगा, वो कौन क्या करेगा। तो इसलिए एक भाव ऐसा आता है फिर व्यक्ति में जहाँ पर वो इस स्थिति तक आता है। ये स्थितियाँ पहचानना प्रेमचंद की बहुत बड़ी सफलता, ये चाहे इसे मनोविज्ञान कह लो चाहे कुछ और कह लो, लेकिन बहुत बड़ी सफलता है ये स्थितियाँ पहचानना। और ठीक वहीं पर उसकी बच्ची खेलो संवाद बहुत ही बड़ी। अब एक पॉइंट और रह जाता है इस हल्कू की कोर्स की रात में, ये बाकी तो स्पष्ट है ही सब, कि आखिर वो अपनी बच्ची से झूठ क्यों बोलता है। अरे तो वो क्या करें, ऐसा है और वैसा और वैसा हो गया, और वो तो हम तो मरते मरते बचे, और ये होगा वो होगा, ये उसे क्यों कहना पड़ता है। और यही ठीक कफन में भी कहा गया है, वो सब झूठ बोलते हैं। जब वो लड़का कहता है कि इसके कफन का क्या इंतजाम होगा अगर हम इसकी दारू पी लेंगे, तो कहता है बचाने वाले देंगे। बोले ये जानता है, वो समाज का नेचर भी जानता है, समाज का नेचर सुमित्रानंद पंत भी जानते थे। इसलिए वो कहते थे जिनकी प्रकृति में प्राण रमते थे, वे भी कहते थे क्या अहा मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। हमारे यहाँ मुर्दे पूजे जाते हैं, जिंदा नहीं। तो मुर्दों के पूजने के लिए तो ताजमहल से लेके और बड़ी बड़ी गाथाएं हमारे यहाँ लिखी गई हैं, चाहे किताबों में हो चाहे पाषाणों में हो। तो हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न धरती पर क्या पड़ा हो जन जीवन, जब विषन्न धरती पर पड़ा हो जन जीवन, ये इस तरह की पंक्तियाँ हैं। हालांकि ये ऊपरी बोध है पंत जी का, ये उनकी स्वाभाविक चेतना नहीं है। तो मतलब हमारा ये है कि ये जानता है हल्कू, तो इसलिए वो झूठ बोल देता है बच्ची का मन रखने के लिए, नहीं तो कहाँ तक उत्तर देगा वो कि हम तो सो गए थे, हमें तो ठंड लग रही थी, तो ऐसा था तो वैसा था तो ये था, तो फिर कंबल का नहीं ले लिया जब हम जिद कर रहे थे, तो फिर उसके पैसे क्यों दे दिए। कौन था, सुमान था, कौन था, उसके पैसे क्यों दे दिए थे। इसलिए हम जो कहते हैं बहुत अभी उदाहरण, हमारा एक भतीजा डॉक्टर है, वो कहता था कि पापा जी ये किसान कभी कभी झूठ भी बोलता है, कभी कभी नहीं बोले अक्सर झूठ बोलता है। तो हमने कहा कि तुम तो बहुत ही बोध संपन्न हो, तो बोले कि हाँ वो बोध भी हम समझ रहे हैं, लेकिन झूठ बोलता है हम ये बता रहे हैं। हमने कहा हर वो आदमी झूठ बोलता है
जिसका अपना हित पूरा नहीं होता, उसे झूठ बोलना पड़ता है। हमें बोलना, वो झूठ बोलता है इसलिए कि एक मरीज आता है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम्हें इसके 1000 रुपये लगेंगे। अब उसके पास होता है, काढ़ के लाया है। झांसी के डॉक्टरों के पास इतनी पायलें नहीं, जिनको वो सुनारों के यहाँ पर बेच देते हैं, इतनी पायलें। जिनके मरीजों के पास गांव के पैसा नहीं होता, वो पायलें रख जाती हैं महिलाएं। ये वास्तविकता है, ये झूठ नहीं है, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, ये आज की घटित कहानी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती रहती हैं, उसमें हमें कभी कभी किसान ही क्या, हम नहीं बोलते जो वो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं, जमींदार से झूठ बोलता है, हर एक से झूठ बोलता है, कितने पैसे नाज हो तो बता देगा, आधा अमाउंट बताएगा, आधा अमाउंट छिपाने की कोशिश करेगा, नहीं छिपा पाएगा वो, उसके लिए वो दंड सह लेगा, तो कुछ कर लेगा। लेकिन होता है, ये फैक्टर भी हमारी उस स्थिति से जुड़ा हुआ है जो वंचित है, जो शोषित है, जो हमारे हक को छीनने वाली चीज़ें हैं। तब फिर हमारे पास या तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो विरोध और या सिर झुकाना, दबाया जाना, कुचला जाना या क्रांति कर देना। नहीं होती सफल बहुत सारी क्रांतियाँ, बहुत सारे विरोध नहीं होते सफल। लेकिन हम जो विरोध का विरोध करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमने जब हम 24 घंटा में जाने कितना विरोध करते रहते हैं। हमारे विरोध के स्थल अलग अलग होते हैं, स्टेडियम अलग अलग है, लेकिन विरोध तो हम दिन भर करते हैं, चाहे घर में करते हो चाहे बगल में करते। और जो हम प्रकट नहीं कर पाते उसे हम अपने मन में करते, अपने धीरे धीरे आवाज में कर लेते हैं। वकील साहब की खबर है, वकील साहब ऐसे हैं वैसे, ये तो सुनाते हैं अपने मोहल्ला की। वो एक आदमी की हाय बढ़िया है, तो ऐसे और वो निकल गया तो वही की बुराई करने लगे। शैली बहुत अच्छे से सुनाते हैं। इस तरह की गाथाएं होती हैं। तो ये हमको हमारे मनोविज्ञान से, हमारी प्रकृति से जोड़। अब सवाल ये आखिरी है कि यदि ये सब प्राकृतिक है और मनुष्य का स्वभाव है, और है वास्तव में मनुष्य का स्वभाव, किसी ने अभी कहा ही तो था, सबसे सभ्य मनुष्य की पशु सबसे सभ्य आदमी है, ये कहा गया है। पशु वरना मूल रूप से तो पशुता के विलक्षण मनुष्य में ही, और विलक्षण तो अभी भी पूरे खत्म नहीं हुआ पूर्ण तरीके से। तो स्वार्थ हम में होता है, क्रोध हम में होता है, ये सारे स्थायी भाव जो हमने रसों के अंतर्गत पड़े हुए हैं, वे हमारे भीतर होते हैं। अब जो हमारे भीतर भी हैं तो कभी ना कभी प्रकट नहीं होंगे। तो इनका उपचार क्या है? इनका उपचार या तो वो है कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, और हम सुधरे का है को जब दूसरे नहीं सुधर रहे, तो दे तो बढ़ा रहे अपना चबूतरा, हम कहा नहीं बढ़ा। तो जब हम नहीं, दूसरा नहीं सुधर रहा है तो हम क्यों सुधरेंगे? तब फिर व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है सुधारने की, और व्यवस्था का अमाउंट ज़्यादा होता है, अमाउंट शेयर ज़्यादा होता है व्यवस्था का, समाज को डिटरमिन करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को बनाने के लिए। कहीं 5 पैसे में डबल रोटी मिल सकती है, अगर कहीं मिल्क के बूथ भरे हुए हैं, कॉइन डाला और बूथ ले, उससे में से उतना दूध गिरेगा, वो हमने ले लिया। अगर हम ये स्थितियां बना सकते हैं, अगर कंडक्टर पैसा नहीं खा सकता, खाता है, अगर हम 5 पैसे में एक नगर में कहीं से कहीं तक यात्रा कर सकते हैं, अगर हमको मकान देना हमारी व्यवस्था की जिम्मेवारी है, ये वाले नहीं, तो व्यवस्था पर हम भार नहीं डाल रहे हैं। अपने होने के जो हमारे कर्तव्य हैं, मैं एक उदाहरण देकर ख़त्म करूं कि हमने डिग्निटी ऑफ लेबर समझा का है। छोटा काम करना हमारा बहुत, सरपंच जी को भी अगर कुर्सी नहीं मिले तो भी नीचे उतर जाए। दिग्विजय सिंह जी की तो बात अलग है और लोगों की तो बात अलग है, तो वो नीचे उतर जाए। हमें बैठा, हम ऊपर का नहीं बैठा था, मंच के ऊपर ऐसे होती है जैसे जंगल से, नहीं सर्कस से सो झूठ हो गए और ऐसे भीड़ बैठने। तो सवाल यह है कि जब
इस तरह का कि वो भीड़ भाड़ मची हुई है। तब एक आदमी जो इंग्लैंड से हैं वो एक देश में जाते हैं और वहाँ एक कारखाना घुमाने के लिए उन्हें ले जाया जाता है और उस कारखाना घुमाने के लिए वो देखते हैं, परिचय कराया जाता है कि ये महिला जो काम कर रही है कारखाने में, ये यहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी है। तो चौंक जाता है वो आदमी, राष्ट्रपति की पत्नी होने के बाद भी इन्हें मजदूर का काम करना पड़ रहा है। तो उसी से पूछते हैं वो, और उससे पूछते हैं तो वो बताती है, हाँ मेरे पति की काबिलियत ये है तो वे राष्ट्रपति हैं, मेरी काबिलियत ये है तो मैं मजदूर का काम कर रहा हूँ। काम करना कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये स्टालिन थे और स्टालिन की पत्नी थी जो रूस में काम कर रहे थे। बंधुओं, चीज़ों को इस तरह सुरक्षित रखा जाता है जिसकी एक घटना का और विश्व युद्ध के समय की घटना है। हिटलर का नाम पूरी दुनिया में एक विश्व विजेता और क्रूर शासक के तौर पर गूंज रहा था और कब्जा करता चला जा रहा था, एक के बाद एक। वो फ्रांस को, जर्मनी का था, वो फ्रांस को अपने कब्जे में करना चाहता था। उस समय जैसे मित्र राष्ट्र बने थे, बाद में उस समय बने थे जो एक्सिस कंट्रीज कहे जाते, नेशंस कहे जाते थे, यानी धुरी राष्ट्र। और उन धुरी राष्ट्रों में हिटलर के साथ में स्पेन देश भी था जिसका मालिक राजा फ्रैंको था, बड़ा क्रूर सेनापति भी रह चुका था। तो बड़ा, तो उसने स्पेन के एक गांव ग्रुएनका को बमबारी से बर्बाद कर दिया था और उस ग्रुएनका की पेंटिंग पिकासो ने बना ली थी, जो फ्रांस का था, पेरिस का था। उसने वो पेंटिंग बना ली थी। पिकासो का अपना स्टूडियो था पेंटिंग्स का। तो जब वो जनरल फ्रैंको कहलाता था, वो जनरल फ्रैंको जब इनकी मदद करता हुआ पेरिस में आया, तो पेरिस में आकर के उसने जगह मालूम पड़ा उसे कि यहाँ ये विरोधी है एक पिकासो, और ये नाजियों के विरोध में है, हिटलर के विरोध में है। तो वो उसके फिर स्टूडियो पे गया, सारे कलाकारों ने छोड़ दिया था पेरिस, भाग गए थे वहाँ से। पिकासो ने कहा मैं अपना स्टूडियो छोड़कर नहीं जाऊँगा, और वो अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था। फ्रैंको ने पूछा था ये तुमने किया है? उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, यू डिड इट, तुमने किया ये, यानी तुमने बनाई ये पेंटिंग गुएनका की जिसको मैंने बर्बाद कर दिया, उसकी तुम बर्बादी की पेंटिंग तुम बनाकर लोगों को बहकाना चाहते हो। तो पिकासो ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं बनाई, ये तुमने बनाई है, मैंने तो इसको रंग और रूप दिया है, इसे बनाया तो तुमने है। वही बात दास कैपिटल लिखते हुए एक और लेखक कहता है, उनसे जब पूछा गया कि तुमने लिखी है ये किताब, बोले नहीं हमने नहीं लिखी, आप लोगों ने लिखी है जिनके खिलाफ मुझे ये किताब लिखनी पड़ी है। बंधुओं, प्रेमचंद इसी तरह से जीवित हैं। इस चेतना के साथ हम उन्हें स्वीकार करें, और ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, इसलिए ये नहीं कह पाऊँगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद सर। आजकल हम फेसबुक पर भी सर के बुंदेली शब्दों के तमाम शब्दों के निर्माण, सृजन, उन शब्दों के गहरे अर्थ, कई आयामों की बात करते हैं। सर जब करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, तो वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आजकल शब्दों के निर्माण का क्रम जान रहे हैं, उनके बहुआयामी अर्थ जान रहे हैं। बुंदेली में बड़ा काम कर रहे हैं सर इस समय भाषा को लेकर। और आज प्रेमचंद की बात पर हम हर बार सर को सुनते हैं, हर बार नया हमको सुनने को मिलता है।
और कभी ऐसा नहीं लगता कि हम आगा गए हों या मन भर गया हो, अफर गए हों ऐसा कभी नहीं होता। तो एक बार हम फिर सर के लेक्चर का हम अभी मध्यांतर मानते हैं कि फिर अगली किसी बैठक में सर का लेक्चर हम दोबारा सुनेंगे, व्याख्यान करेंगे। आज की संक्षिप्त संगोष्ठी में मेरी 5वें कहानी संग्रह का विमोचन हुआ, हल्ला का। वकील साहब पढ़ चुके हैं इस संग्रह को, और एक वेबसाइट का भी जो विदित ने और अंकित ने, इन लोगों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई है, उसका सर ने लोकार्पण किया। इसके बाद हमारे सब मित्रों ने बढ़िया प्रेमचंद अपनी बात रखी, भाई साहब रज्जू भाई साहब ने कहानी पाठ किया। ये एक हम लोगों के प्रयास थे, और फिर सर गुप्ता साहब, निखरा साहब ने हमको बहुत बढ़िया संबोधित किया। अब कहानी इस आयोजन के अंत में मैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की जिला इकाई दतिया के महामंत्री डॉक्टर नीरज जैन को आमंत्रित करूंगा कि वे आभार प्रकट करें हम लोगों का।